हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पार्वती एक बहुत ही संस्कारी लड़की थी जिसकी शादी एक धीमेश नाम की लड़की के साथ हो जाती है। जहां एक तरफ पार्वती कम पढ़ी लिखी और पुराने ख्यालात वाली लड़की थी, वहीं दूसरी तरफ धीमेश अच्छा खासा पढ़ा लिखा और मॉडर्न ख्यालात वाला था, जिसके चलते वो पार्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। एक रोज सुबह के समय सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी पार्वती पराठे लेकर आती है, जिसे देखकर उसकी सास सरिता उससे कहती है, बस कर पार्वती बहू, हमें अब कुछ भी नहीं चाहिए। तू भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर ले। सुबह सबसे जल्दी उठती है और उठते ही रसोई में घुस जाती है। सबके लिए सबकी पसंद का नाश्ता बनाती है। कितना ख्याल रखती है तू सबका। माँ, अब इसके पास काम ही क्या है? पूरे दिन घर में बैठ के करेगी भी तो क्या करेगी? तो अगर सभी घर वालों का ध्यान रखती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसलिए इसे ना इतना सर पे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे आज तक कभी इसकी कोई अच्छाई दिखाई दी जो आज दिखाई देगी? तुझे तो बस हमेशा मेरी बहू की कमी ही दिखाई देती है। लेकिन ये याद रख कि इसी की वजह से आज हम सभी लोग साथ बैठे हुए हैं। मेरी बहू हमेशा सभी घर वालों को साथ लेकर चलती है, कभी अपने बारे में नहीं सोचती है, हमेशा अपने परिवार वालों के बारे में सोचती है। मेरी बहू बिल्कुल टीवी सीरियल वाली अनुपमा जैसी है और तू बिल्कुल उसके पति वनराज जैसा। क्या बात है दादी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। चाचू ना बिल्कुल वनराज जैसे ही हैं। हमेशा चाची को गुस्सा करते रहते हैं, जैसे टीवी सीरियल में वो हमेशा अनुपमा को ताना मारता रहता है ना, वैसे ही चाचू चाची को ताना मारते हैं। आप लोग अब बहस करना बंद करिए, आराम से बैठकर नाश्ता करिए। वैसे भी मेरे नाश्ते को लेकर आप लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा आज फास्ट है। इसीलिए अब इस बात को यही खत्म करिए। और अंशिका, अपने से बड़ों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, आगे से ऐसा मत करना। मुझे सब पता है, तुम मेरे पीठ पीछे मेरे घर वालों को मेरे ही खिलाफ भड़काती रहती हो ताकि सब तुम्हें अच्छा और मुझे बुरा समझे, लेकिन ये ठीक नहीं है। और अंशिका, तुम और माँ जितना जल्दी हो ना ये अनुपमा का सीरियल देखना आप दोनों बंद कीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। आप लोगों पर सीरियल का कुछ ज्यादा ही भूत चढ़ गया है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। धीमेश इतना कहकर गुस्से में अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस पहुंचकर वो आंखें बंद करके टेबल पर सर रख के अपने कैबिन में बैठा हुआ था। तभी वहाँ उसी के ऑफिस में काम कर रही एक रूपाली नाम की लड़की आती है और उसके करीब जाकर उसके सर पर हाथ फेरती है। तभी धीमेश झटके से उठता है और रूपाली को अपने से दूर करते हुए कहता है, यार, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे ऑफिस में ऐसी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑफिस में ना तुम मुझसे दूर रहा करो, लेकिन तुम हो कि तुम्हें कोई बात समझ ही नहीं आती। धीमेश, कभी कभी तुम्हारा ऐसा बर्ताव देखकर मुझे तो लगता है कि कहीं तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या सिर्फ टाइम पास कर रहे हो मेरे साथ। आज कितने टाइम बाद तुम मुझसे मिल रहे हो, एक बार भी तुमने मुझे गले लगाकर ये नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, ऊपर से मुझ पर आकर चिल्ला रहे हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे यार, तुम तो गुस्सा हो गई। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो ना, यहाँ लोग छोटी छोटी बातों का बखेड़ा बना देते हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे और मेरे रिश्ते का मजाक उड़ाए। बस इसलिए तुम्हें दूर रहने के लिए कहता हूँ। अगर ऐसी बात है तो हमारे रिश्ते को नाम क्यों नहीं दे देते हो? कर लो ना मुझसे शादी और रख लो हमेशा के लिए मुझे अपने पास। मैं तो कब से तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार बैठी हुई हूँ, लेकिन एक तुम हो, तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं। शादी तो मैं भी तुमसे करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता हूँ यार। मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और वो लोग उस पार्वती से प्यार करते हैं, और जब तक वो पार्वती मेरे घर में है ना, तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं कैसे क्या करूँ, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर ये कब तक चलेगा? आखिर कब तक मैं तुम्हें तुम्हारी उस गवार पत्नी के साथ बांटती रहूंगी? तुम अभी जाओ, मैं बाद में सोचूंगा इस बारे में। धीमेश के कहने पर रूपाली वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद धीमेश अपने ऑफिस के कामों में लग जाता है। समय बीतता है। तभी एक रोज शाम के समय धीमेश ऑफिस से घर आता है और देखता है कि पूरा घर सजा हुआ है और सभी घर वाले अपने हाथों में गिफ्ट के पैकेट लिए एक दूसरे को दिखाते हुए आपस में बातें कर रहे हैं। तभी वो उनके पास जाकर कहता है, क्या बात है, आज घर में तो सभी लोगों के पास गिफ्ट है। किसी की लॉटरी लगी है क्या? कौन लेकर आया है इतने सारे गिफ्ट? और कौन लेकर आएगा? हमारे घर की अनुपमा बहू लेकर आई है। एक वही तो है घर में जिसे घर के सभी लोगों की जरूरतों का ख्याल रहता है। क्या माँ जी, आप तो हमेशा बेवजह मेरी इतनी तारीफ करती रहती हैं। इस घर की बहू होने के नाते ये सब करना तो मेरा फर्ज बनता है। आप लोगों को खुश देखकर मुझे बहुत खुशी होती है।
बिल्कुल सही कहा पार्वती ने। वैसे माँ, आपकी बहू का नाम पार्वती है, ना कि अनुपमा। लेकिन लगता है ना आप लोगों पर अनुपमा का भूत कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है। वैसे ये घर की साज सजावट और सबके लिए नए नए गिफ्ट क्यों है, जान सकता हूँ मैं? वो आज अंशिका का जन्मदिन था तो ये सब उसी की खुशी में था और मैंने सोचा सिर्फ अंशिका को गिफ्ट देने से अच्छा है क्यों ना मैं सबके लिए ही गिफ्ट ले आऊं। इसीलिए मैंने सबके लिए गिफ्ट ले लिए। आपका गिफ्ट कमरे में रखा हुआ है, सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, तब हम सब केक कट करेंगे। बहू, वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरा गिफ्ट कहाँ है? तू अपने लिए नए कपड़े लेकर नहीं आई है क्या? वो माँ जी, सारे पैसे खत्म हो गए थे इसलिए मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया। लेकिन अब चिंता मत करिए, मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं जिससे मैंने हाथ भी नहीं लगाया, मैं वही पहन लूंगी। अब आप लोग टाइम खराब मत करिए, जल्दी से तैयार होकर आइए। पार्वती के कहने पर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद सभी नए कपड़े पहनकर केक कटिंग के लिए हॉल में आते हैं, जिसके बाद सभी लोग केक कट करके पार्टी करते हैं। सभी लोगों को पार्वती का सरप्राइज बहुत पसंद आता है और सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं, सिवाय धर्मेश के। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक रोज सुबह के समय पार्वती तैयार होकर अपनी सास के पास आती है और उसके पैर छूते हुए कहती है, माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रह बहू, आज तो तेरी शादी की सालगिरह है। एक काम कर, तू और धीमेश पहले मंदिर हो आओ, उसके बाद हम आगे का कुछ देखेंगे। माँ जी, लेकिन वो तो सुबह जल्दी उठकर ऑफिस चले गए। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैंने उनके लिए उनकी पसंद का गाजर का हलवा बनाया है, तो सोच रही हूँ मंदिर से लौटते समय उनके ऑफिस होकर आऊँ। उनको मंदिर का प्रसाद भी दे दूंगी और मुँह भी मीठा करा दूंगी। हाँ, ये सही रहेगा, जा बहू। सरिता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद पार्वती धीमेश के ऑफिस जाने के लिए निकल जाती है। और जैसे ही वो धीमेश के कैबिन में पहुंचती है, वो रूपाली को धीमेश के गले से लगे हुए देखकर कहते हुए सुनती है, मैंने तो सोचा था कि तुम आज का दिन अपनी गवार वाइफ के साथ बिताओगे, लेकिन ऑफिस आकर तुमने ये प्रूफ कर दिया कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। आई लव यू सो मच। आज मैं बहुत खुश हूँ। रूपाली की बात सुनकर पार्वती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अपने सामने अपने रिश्ते का मजाक बनते देखकर उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो अंदर जाकर रूपाली और धीमेश को बहुत सुनाती है और रोते हुए अपने घर वापस आ जाती है। उसको रोते हुए देखकर सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं और उनके पूछने पर पार्वती धीमेश के बारे में सारी बात बताती है, जिसे सुनकर सब हैरान होते हैं। तभी धीमेश वहाँ आता है, जिसे देखकर सरिता कहती है, बेटा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो अपनी बहू को उसके संस्कारों और परिवारों के प्रति उसके प्यार को लेकर बोलती थी कि बहू बिल्कुल अनुपमा जैसी बहू है, लेकिन तूने तो सच में उसके पति जैसी ही हरकत करके मेरी बहू को अनुपमा बहू जैसी बना दिया है। माँ, आप मेरी बात तो सुनिए। वो बस, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। अब तक मैंने आपके हर गलत बर्ताव को बर्दाश्त किया, ये सोचकर कि आप मेरी फैमिली हो, लेकिन आपका ये धोखा मुझे बर्दाश्त नहीं है। और सब कुछ जानने के बाद आपके साथ रहना अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना है, जो मैं नहीं कर सकती। मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रही हूँ, जल्दी ही तलाक के पेपर भी भिजवा दूंगी। पार्वती इतना कहकर अपना सामान पैक करके धीमेश और उसके घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और दोबारा फिर कभी लौट कर नहीं आती। इस तरह से धीमेश को अपनी गलती की सजा पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ती है, साथ ही उसका पूरा परिवार बिखर जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।